कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की और एक लड़की को देखते हैं जो कि दोनों एक साथ एक नदी के पास आए थे जिसका बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था और मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। वही इस लड़के का नाम सेंस होता है और इस लड़की का नाम साचा होता है। दोनों अपने हाथ में एक लाल धागा बांधते हुए कहता है कि इस जन्म में ना सही हम दोनों अगले जन्म में एक साथ जरूर मिलेंगे। तभी एक ट्रक आके उन दोनों को उड़ा देता है। फिर कुछ टाइम बाद सेंस अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अलग जगह पे पाता है। उसे लग रहा था कि लोग मरने के बाद जिस जगह पे आते हैं वो शायद यही जगह है। तभी एक लड़की एल उसके पास आके बोलती है, तुम मरे नहीं हो बल्कि तुम्हें इस दुनिया में हीरो बनने के लिए चुना गया है और तुम्हें और शख्स हो जो कि इस दुनिया को बचा के एक उज्जवल भविष्य को ले जाओगे। क्या बकवास है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आके डबल सुसाइड करने जा रहा था और मैं इसमें नाकाम ही नहीं हुआ बल्कि मुझे हीरो बनने के लिए दूसरी दुनिया में बुलाया गया, वो भी मेरी मर्जी पूछे बगैर। उधर वो लड़की जिसका नाम एनन है वो मुड़ के देखती है तो वो हैरानी हो जाता है क्योंकि सेंसर ने जहर की गोली खा लिया। तो एनन तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक से सेंसर के अंदर के जहर को निकालने लग जाती है और कहती है, तुम अब एक हीरो हो तो तुम्हें अपनी जान दांव पे लगा के मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए और इससे पहले तुम जहर की गोलियां खा के अपनी जान दे रहे हो। और गाइस आज सभी अगर हमारे चैनल बने हैं तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। वैसे चैनल नया है तो इसमें ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे लेकिन आप सभी के सपोर्ट से हम जल्दी ही 1K या उससे भी ज्यादा कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी बस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फिर अब आते हैं हम कहानी में। सेंसर एनन को कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। मैं अपने प्रेमिका के साथ डबल सुसाइड करने जा रही थी जिसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला था लेकिन तभी हमारे बीच वो ट्रक आ गया और मैं यहाँ पर आ गया। ये बात सुन के एनन सोचने पर जाता है क्योंकि ये आदमी अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के इस दुनिया में एक ऐशो आराम की लाइफ जी सकता है लेकिन इसे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनन सेंसे का लेवल चेक करने लग जाते हैं ताकि ये देख के सेंसे का मन बदल जाए लेकिन वो ये देख के हैरानी हो जाते है कि सेंसे का लेवल 1 था और इसी के साथ सेंसे के अंदर जहर और नेगेटिव एनर्जी भी था। ये देख के एनन और भी ज्यादा हैरान हो जाते है कि सेंसे अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद सेंसे वहां से एक कहते हुए जाने लगता है कि मैं हीरो बनने के लिए लायक नहीं हूँ। तभी एनन सेंसे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे पता चल गया है कि हमारी गलती की वजह से तुम यहाँ पर आ गए हो लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और तुम्हारे बाहर जाते वो मॉन्स्टर तुम्हें तुरंत खा जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से कहीं मत जाओ। तुम मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी इस जालिम दुनिया में कौन जीना चाहता है। ये बात सुनकर एनन को पता चलता है कि वो अब तक जितने भी एडवेंचर से मिला था उनसे भी सेंस से बहुत ही ज्यादा अलग है और सेंस शायद वो शख्स है जिसका इंतजार एनन इतने सालों से कर रही है। वही बाहर सेंस एक बोर्ड को देख के परेशान था कि उसे किस तरह जाना चाहिए, दाई तरफ या बाई तरफ। तभी कहीं से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है सेंस को। फिर हमें एक पेड़ जैसा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसने एक लड़की को पकड़ लिया था और इस लड़की का नाम है तामा। वैसे इसका एक और नाम है वो हमें कहानी के आगे जाके पता चलेगा। खैर, और इस पेड़ जैसे मॉन्स्टर की पावर है लोगों को पकड़ के उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना और तामा को पकड़ के उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। तो तामा सेंसे से मदद मांगती है तो सेंसे तामा की मदद करने जाता है लेकिन वो पेड़ जैसा मॉन्स्टर सेंसे को ही पकड़ लेता है जिसे देख के तामा कहता है कि तुम जैसा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद वो मॉन्स्टर तामा और सेंसे की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। ये देख के सेंसे कहता है कि हम दोनों इतनी सुंदर मौत मर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। वही तामा सेंसे को देख के समझता है कि सेंसे शायद अब टपक चुका है तो उसका बचना अब नामुमकिन है। तभी सेंसे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी और जहर था वो उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर टूट के बिखरने लग जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब तामा सेंसे का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और ये भी कहता है कि तुम दिखने में लगते नहीं हो लेकिन हो बहुत ताकतवर। मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मैं अब तक उसमें कामयाब नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ शायद हुआ होगा, इसी कारण ही तुम भी इतने ज्यादा डिप्रेस हो। क्यों ना तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर जाके शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सेंसे अपना नाम तामा को कहता है और जैसे तामा का हाथ पकड़ता है उसे वो लाल धागा दिखाई देता है जिसकी वजह से उसे साचा के बारे में याद आता है और उसे ये भी याद आता है कि वो अगर इस दुनिया में आया है तो इसका मतलब साचा भी इस दुनिया में आया है, जिसका मतलब है कि सेंसे को इस दुनिया में जीने के लिए एक वजह मिल गया है। तो सेंसे वापस एनन के पास जाने लगते हैं उसे पूछने के लिए कि साचा भी इस दुनिया में आया है या नहीं। अगर आया है तो सेंसे जैसे भी हो साचा को ढूंढ के ही रहेगा। वही एनन इस दुनिया के देवताओं से प्रार्थना कर रहा था कि सेंसे को कुछ ना हो और वो ये भी कह रहा था कि सेंसे से उसकी मुलाकात जल्दी हो। तभी वहाँ पर सेंसे आ जाता है जिसे देख के एनन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एनन सेंसे के पास जाने लगती है तभी वो तामा को देखता है जिसे देख के एनन काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है और सोचने लगता है कि सेंसे को इस दुनिया में आए हुए तो कुछ ही घंटे ही हुए और उसने इतनी जल्दी एक लड़की को भी पटा लिया। सेंसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आया था, जिस तरह मैं इस दुनिया में आया हूँ उसी तरह क्या एक लड़की भी इस दुनिया में आया है, उसका नाम है साचा। ये सुन के एनन कहता होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेंसे और तामा को हम कहीं पर जाते हुए देखते हैं तभी वहाँ पर एनन आ जाते हैं जिसने पहले से अलग कपड़े पहने हुए थे और वो कहता है कि एक वारे लड़के का हाथ
करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। जिस पर तामा कहते हैं कि आखिरकार तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम सेंसे को पसंद तो नहीं करती हो। तो एनन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना काम ही कर रही हूँ। सेंसे दूसरी दुनिया से आया है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, समझी। वही सेंसे को भंगार के ढेर में से एक कॉफी मिलता है और उसके अंदर घुस जाके कहता है कि मैं यहाँ पर सोने जा रहा हूँ, तुम दोनों का नाटक अगर खत्म हो जाए तो मुझे जगह देना। ये बात सुनकर तामा कहती है कि आखिरकार ऐसा चीज के अंदर किसको नींद आएगी। थोड़ी देर बाद एनन सेंसे की कॉफी को रस्सी से खींचने लग जाती है। फिर वो दोनों चलते चलते बहुत दूर तक आ गए थे और अब शाम भी हो गई थी। तो एनन कहते हैं कि हम बहुत दूर आ गए और कासिल भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो आज की रात हम कासिल में ही बिताएंगे। वही कॉफिन के अंदर सेंसे साचा के बारे में सोच रहा था और मन में कह रहा था कि साचा तुम जहाँ कहीं पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तो बस मेरा इंतजार करना। तभी सेंसे के कॉफिन का दरवाजा खुलता है तो सेंसे बाहर निकलता है और सेंसे ये देख के हैरान हो जाता है कि वो एक अलग राज्य में आ गया है। इसके बाद वैसे भी कैसल जाने लग जाते हैं महाराज से परमिशन मांगने के लिए और महाराज अपना परिचय देता है कि मेरा नाम है थॉमस और मैं इस राज्य का महाराज हूँ और ये मेरी एक लौती बेटी, इसका नाम है शार्लेट। उसके बाद एनन कहते हैं कि महाराज के आज रात के लिए आप अपने महल में हमें रुकने की इजाजत देंगे। किंग थॉमस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने राज्य में रुकने की इजाजत दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपने एडवेंचरस की लाइफ की कहानी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एडवेंचरस की कहानी सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर सेंसे कहता है कि क्या अब हमारी एडवेंचरस की लाइफ की कहानी सुनना चाहते हैं, तो क्या आप सुनना चाहेंगे कि एक आदमी बार बार मरने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। ये बात सुनकर महाराज घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये एडवेंचरर बात क्या कर रहा है। खैर ये बात छोड़ के महाराज कहता है कि मेरी बेटी चार्लेट की शादी की उम्र होगी और मैं उसके लिए पति खोज रहा हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ कि उसके पति के लिए कौन सही होगा, इसके लिए मुझे तुमसे भी की सलाह चाहिए। ये बोलते ही महाराज पर दो आदमियों को बुलाता है और उनका परिचय देता है कि इसका नाम है गोमेड और ये एक बहादुर योद्धा है और इसका नाम है ऑटो, ये यहाँ पर गाना गाता है। डार्क लॉर्ड की वजह से किंग थॉमस के राज्य में आजकल कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर अपना आतंक चलाने लगे और इस समस्या से निपटने के लिए किंग थॉमस कुछ ज्यादा ही बुरे हो चुके हैं। इसलिए किंग थॉमस ने फैसला किया है कि इन दोनों में से एक चार्लेट का पति होगा और इस राज्य का नया राजा भी होगा। हालांकि मैंने और चार्लेट ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि इन दोनों में से कौन चार्लेट का पति बनने के लिए लायक है, इसलिए मुझे इसमें तुम सभी की सलाह चाहिए एडवेंचरस। ये बात सुनकर सेंसे कहते हैं कि हम अभी भी यहाँ पर आए और एक गलत फैसले से आपकी बेटी की लाइफ खराब हो सकती है। मुझे पता नहीं था कि आप इतने बेवकूफ राजा है, नहीं मुझे लगता है कि आप राजा बनने के लायक ही नहीं है। ये बोल के सेंसे वहां से जाने लगता है। वही किंग थॉमस ये बात सुनकर शौक में थे और सोच रहे थे कि सेंसे ने जो कुछ भी कहा वो क्या सच है। उधर तामा और एनन सेंसे के इस गलत व्यवहार की वजह से महाराज से माफी मांगते और कहते कि सेंसे इस दुनिया से नहीं है, इसलिए उसे लोगों से बात करना नहीं आता, इसके लिए उसे माफ कर दीजिए। जिस पर राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। फिर रात के समय एनन सेंसे को कहते हैं क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो सेंसे कहता है कि उसे कभी भी ठीक से नींद नहीं आती है क्योंकि वो हमेशा मरने के बारे में ही सोचता है। वही एनन देखते है कि सेंसे के बिस्तर के अंदर से कोई पूछ जैसी चीज बाहर आ रही थी, तो एनन सेंसे का कंबल हटाता है और वो देखता है कि तामा सेंसे के बिस्तर के अंदर सो रहा था, जिसकी वजह से दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। उधर सेंसे इन दोनों से तंग आके यहाँ से बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर जाती है और प्रिंसेस चार्लेट को देखती है। तो सेंसे चार्लेट से कहते हैं कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, तो जिस पर चार्लेट कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ये नजारा देख रही थी। सेंसे चार्लेट को कहते हैं कि मैं तुम्हें देख के कह सकते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, जो भी बात है तुम मुझे कह सकते हो, मुझे पर भरोसा रखो। प्रिंसेस चार्लेट कहते हैं कि वो परेशान है कि वो अपना जीवन साथी किसे चुने, गोमे जो कि इस राज्य में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसने जल्दी सबका दिल जीत के इस राज्य के सिपाहियों का कमांडर बन गया। वही ऑटो चार्लेट का बचपन का दोस्त है। जब भी चार्लेट परेशान या उदास रहता है ऑटो हमेशा अपना गाना सुनाने के लिए चार्लेट के पास जाता है और इसी के साथ ऑटो अच्छा आदमी भी है। ऐसा सुनकर सेंसे कहते हैं कि एक ऐसा फैसला है जिसपे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य निर्भर करता है। तुम्हारे पिता या तुम्हारे दोस्त बस तुम्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर अगर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया तो आगे चल के तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने फैसले तुम्हें खुद ही लेना सीखना पड़ेगा, तभी तो तुम इस राज्य को समझ सकोगी। ये बोल के सेंसे वहां से जाने लगता है। सुबह किंग थॉमस चार्लेट को कहता है कि तुम अपने पति जिसे चिंते हो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ और चार्लेट गोमे या ऑटो के सामने जाके खड़े होने के बजाय सेंसे के सामने खड़े हो जाता है और वो एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मैं इस आदमी को चुनता हूँ और मैं इसके साथ डबल सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के एनन तो बेहोशी हो जाती है। नादान मत बनो चार्लेट, अपने लिए एक जीवन साथी चुन लो। क्या सच में डैड आपको मेरी फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है? मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब दुखी रहता हूँ तब ऑटो मेरे पास मुझे गाना सुनाने के लिए आता था, लेकिन जब मैं दुखी नहीं रहती थी तभी वो आता था। और रही बात गोमे की, उनसे बहुत बदबू आती है, इसलिए मैं उन्हें रिजेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर किसी ने भी मेरी जज्बातों को समझा नहीं, सिर्फ इस एडवेंचरर के सिवा, इसलिए मैंने इस एडवेंचरर के साथ डबल सुसाइड करने का फैसला लिया। तभी अचानक से गोमे बदलने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि गोमे
एक बैल जैसा राक्षस होता है जो कि डार्क लॉर्ड के आदेश के अनुसार राजकुमारी चार्ले से शादी करके इस राज्य का राजा बनने के लिए आया था। और अब जबकि राजकुमारी चार्ले ने गोमे को रिजेक्ट कर दिया है तो गोमे अपने असली रूप में आके यहाँ पर जो कोई भी है उन सभी को खत्म करके इस राज्य को तबाह कर देगा और गोमे अपना काम शुरू कर देता है। तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, तो आज हम मुझसे मुकाबला करो। तभी सैन से बीच में कहता है, ए बैल भैया तुम ऐसा तो बाद में भी कर सकते हो, पहले तुम हम दोनों की इच्छा पूरी कर दो। हम दोनों को मार के तुम दोनों को मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये बोल के गोमे उन दोनों के ऊपर अपने सींगों से हमला करने जाता है। तभी चार्लेट कहती है, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहती हूँ। इस राज्य को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ। मुझे पता था कि तुम अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो। ये बोल के सेंसर चार्लेट को वहां से धक्का दे देता है। उधर गोमे के सिंह सेंसर को लगने ही वाले थे, तभी एनन उठ के सेंसर के सामने एक सील बना देता है और बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे गोमे के सिंह ही टूट जाते हैं। तभी तामा अपने कैच स्ट्राइक से गोमे के ऊपर हमला करता है जिससे गोमे उड़ के कैसल के बाहर तालाब में जाके गिरता है। थोड़ी देर बाद किंग थॉमस चार्ले से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जज्बातों को समझे बिगड़ ये फैसला ले लिया, मैं तुम्हारे पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। जिस पर चार्लेट कहते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अभी तक जिंदा हूँ ना, इस बार हम दोनों मिलकर इस राज्य को संभालेंगे। कुछ दिनों बाद किंग थॉमस के राज्य में चार्लेट की शादी करके इस राज्य के लिए एक राजा लाने के बजाय चार्लेट इस राज्य की रानी बन जाती है। वही सेंस इस राज्य से निकल गया था और कॉफिन में बैठते हुए कहता है कि चार्ले ने इस बार बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, मैं बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उसे कुछ ना हो। उसके बाद उसे भी चलते चलते पहाड़ के चोटियों के बीच में आ गए थे। असल में उसे भी तामा के घर जा रहे थे और उस बैल से लड़ते हुए तामा और एनएन का लेवल पहले से बढ़ गया था। वही सेंस का भी लेवल 1 से 3 हो गया था। तभी तामा कहते हैं कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं, क्यों ना अभी हम यही पर ही रेस के लिए थोड़ा सा। तो एनएन अपना नक्शा निकाल के दे के कहती है कि इसी तरह अगर हम चलते रहे तो 2-3 दिन बाद हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वीटर टेम्पल पर रुक के थोड़ी सी पूछताछ करेंगे। जिस पर तामा कहते हैं कि ये सब किस लिए। तो एनएन कहते कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोग इन चारों टेम्पल में से एक टेम्पल में जाके डार्क लॉर्ड के पैलेस में उसे हराने के लिए जाते हैं। वही सेंस का गोल डार्क लॉर्ड को हराना नहीं है बल्कि साचा को ढूंढना है। तो साचा अगर इस दुनिया में आया है तो वो इन चारों टेम्पल में से एक टेम्पल में तो जरूर होगा। जिस पर तामा कहते हैं, साचा अगर इन चारों टेम्पल में से एक टेम्पल में भी नहीं मिला तो इसी तरह हमें इस दुनिया में भटकना पड़ेगा साचा को ढूंढने के लिए। वैसे एनएन एक बात था, तुम अपने जॉब छोड़ दिया वो भी बिना किसी नोटिस के, क्या इस तरह तुम्हारा स्टूडेंट टेम्पल में जाना ठीक होगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने एक चमगादड़ के हाथों अपना रीजनरेशन का नोटिस बहुत पहले ही भेज दिया था। तभी कैसे एक चमगादड़ जैसा चीज आके सेंसी का सर चबाने लग जाता है, जिसे देखे एनएन कह दे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा रीजनरेशन तुमने डिलीवर किया या नहीं? तो वो चमगादड़ अपने मुंह से पेपर जैसा चीज निकलता है और इसे देखे एनएन कह दे, ये तो मेरा रीजनरेशन है, मतलब तुमने मेरा रीजनरेशन डिलीवर नहीं किया, मतलब इतने दिनों में बिना किसी रीजनरेशन के यहाँ वहाँ घूम रही थी। सेंसे उस चमगादड़ से कहता, तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं समझ गया तुम्हारा नाम अभी तक नहीं है, तो मैं तुम्हें नाम देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम होगा मेलोस। ये नाम सुन के वो चमगादड़ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वही सेंस ये बोल के फिर से अपने कॉफिन में घुस जाता है। उसी टाइम अचानक से तामा और एनएन के सामने एक ड्रैगन आके टपक पड़ता है, जिसे देखे तामा और एनएन हैरान होके बोलने लगता है कि आखिरकार एक ड्रैगन इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी तामा और एनएन के पीछे एक लड़की आ जाती है और उस ड्रैगन को रुइका बुलाते हैं। फिर उस ड्रैगन के पास जाके कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, इनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमें तो बस दूसरे दुनिया से आए हुए लोगों को खत्म करना है, समझी? उधर तामा और एनएन ये सब देख के हैरान हो जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक लड़की एक ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर सकती है। वही वो लड़की कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से जल्दी चले जाओ। तभी सेंस अपने कॉफिन से बाहर निकलता है और बोलने लगता है क्या खाना खाने का समय हो गया। जिस पर एनएन कहते हैं कि तुम अगर डर गए हो तो हमें माफ कर देना, क्योंकि ये आदमी दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा है। ये बात सुनते वो लड़की भड़क होती है और अपना कपड़ा हटाती है, तो हम देखते हैं कि उसकी एक ड्रैगन जैसे टेल होती है और वो कहते हैं कि ये आदमी अगर दूसरी दुनिया से आया है तो इसे मरना पड़ेगा। ये बोलते वो लड़की अपना ऑरा रिलीज करती है और उस लड़की का ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये देखे उन तीनों की फटके 4 हो जाती है। फिर वो लड़की अपने माना से लेजर बना के उनकी तरह हमला करता है, जिससे एनएन अपने शील्ड में से रोक लेता है, लेकिन वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होने के कारण एनएन के शील्ड भी उसे रोक नहीं पाता और वो शील्ड टूट जाता है। हालांकि वो सभी
इससे बच गए थे। ये लड़की आखिरकार इतनी ताकतवर कैसे है, जो भी हो, लेकिन हमें सेंसे को इस लड़की से बचाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लड़की अपना ऑरा अलग तरह से रिलीज करती है, जिसके कारण एनन और बाकी से भी खड़े भी नहीं हो पाता है। तभी एनन उस लड़के के गले में एक चमकता हुआ निशान देखती है, जिसे देख के एनन समझ जाती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद ही डार्क लॉर्ड होती है। और डार्क लॉर्ड डीमन लॉर्ड जैसा एक लॉर्ड होता है, लेकिन इस एनीमे में इसका नाम कुछ अलग तरह से बताया गया है। खैर, कहानी में सेंसे डार्क लॉर्ड के पास जाके कहता है, तुम्हारा गुस्सा दूसरी दुनिया के लोगों के ऊपर है, तो इन दोनों का इससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे मार के अपने अंदर की भड़ास निकाल दो। तो वो लड़की अपना हाथ सेंसे के सीने के आर पार कर देता है और सेंसे वही बड़े मुंह के बल गिर जाता है। तुम दोनों लड़कियों, मेरा नाम है वालदेलिया, ये नाम शायद तुम दोनों कभी भी नहीं भूलोगे। तभी सेंसे उठ खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है। काफी समय पहले मैं भी इस नफरत के आग में एक आदमी को धमकी भरा लेटर भेजा था, यहाँ तक कि मैं उसे चाकू मारने के लिए भी गया था। और यही दुख, दर्द और नफरत मैं तुम्हारे आंखों में साफ देख सकता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वालदेलिया को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, तो वो अपने ड्रैगन को बुला के उसके ऊपर बैठ के वहां से निकल जाता है। वही सेंसे फिर से बेहोश होकर गिर जाता है। उधर पत्थर के पीछे मेलस ऐसा छुप के देख रहा था, तो मेलस कार्डबोर्ड बनकर उन सभी को पास के टेम्पल में ले जाती है, जिसके गार्डियन एनन की पुरानी दोस्त होती है और इसका नाम है ईशा। अगली सुबह सेंसे एक दुकान से जहर की बोतल लेके पीने लग जाता है, क्योंकि वो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही ठीक हो चुका था। इसके कारण उसे घुटन सा महसूस हो रहा था। वही ईशा ये सब देख के कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम सभी ठीक हो गए, लेकिन मैं ये जान के हैरान हो गई थी कि तुम अपने जॉब छोड़ दिए, वो भी बिना किसी नोटिस को। और अब जो मैं देख रही हूँ कि तुम दूसरी दुनिया के इंसान के साथ घूम रही हो, या हुआ तुम समझते क्यों नहीं हो एनन? दूसरी दुनिया के लोगों को इस दुनिया पर आने के बाद उनको जो गिफ्ट के तौर पर पावरफुल स्किल मिलते हैं, उनका इस्तेमाल वो लोग गलत काम के लिए करते हैं। तभी यहाँ पर एक छपरी रैपर आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों सुंदर कन्या को ऐसे आपस में लड़ना नहीं चाहिए। फिर वो अपना स्किल दिखाते हुए कहता है कि मैं अपने स्किल की मदद से जितने चाहे उतने पैसे बना सकता हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगी? लेकिन ईशा उस छपरी को गाली दे के भगा देती है और कहते हैं कि दूसरी दुनिया के सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, समझ गए एनन? लेकिन सेंस इन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग है। उसके पास कोई भी स्किल ना होने के बावजूद उसने हमारी रक्षा की, वो भी डार्क लॉर्ड से। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? डार्क लॉर्ड को तो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक इंसान ने 7 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। ये सुन के एनन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद हम डार्क लॉर्ड के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर डार्क लॉर्ड के कुर्सी में एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान बैठा हुआ था और उसने डार्क लॉर्ड के पैलेस में अपना कब्जा कर लिया था। वही बाहर वालदेलिया डार्क लॉर्ड के पैलेस को देख के कहती है, मैं आपका बदला इस पहाड़ी दुनिया से आए हुए इंसान से जल्द ही ले लूंगा पिताजी। ये बात सुनकर हमें पता चलता है कि वालदेलिया असल में डार्क लॉर्ड की बेटी होती है। उधर तामा ये बात सुनकर हैरान हो गई थी कि डार्क लॉर्ड 7 दिन पहले मारा जा चुका है, लेकिन सवाल अब है कि वो लड़की कौन है जिनसे ये सभी मिली थी। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि डार्क लॉर्ड अगर सच में 7 दिन पहले मारा जा चुका है, तो सेंसे भी तो 7 दिन पहले इस दुनिया में आया है, तो सेंसे किस लक्ष्य से इस दुनिया पर आया है। खैर ये सब बात छोड़ो, क्यों ना सेंसे हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए इस शहर में कुछ खरीदने जाए। थोड़ी देर बाद वो सभी सेंसे के लिए एक बहुत ही बड़ा और भारी आर्मर खरीदे, जिसे पहनने की वजह से सेंसे जरा से भी हिल भी नहीं पाता। और एनन सेंसे को वही पर छोड़ के थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर ईशा आती है और ईशा सेंसे को देख के कहते हैं कि तुम्हें अब एनन को छोड़ देना चाहिए, वो बहुत ही भोली भाली है, इसलिए वो किसी के भी जाल में आसानी से फंस जाती है। जिस पर सेंसे कहते हैं कि मैंने एनन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखा, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है। तभी कैसे भेड़े के ऊपर बैठते हुए एक बंदा आता है और इसके साथ वो छबरी भी था। वो छबरी इस बंदे को इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम है सुजुकी और ये दूसरी दुनिया से आया है। सुजुकी कहता है कि आप सभी को तो पता ही होगा कि दूसरी दुनिया से आए हुए 7 लोगों ने डार्क लॉर्ड को हरा दिया है और अब आपकी दुनिया में शांति वापस आ गया है। ये सुन के वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही सुजुकी अपना रंग दिखाते हुए कहता है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा कि डार्क लॉर्ड को हरा के आपकी दुनिया में शांति वापस लाई है, तो आज और अब इस एक नई दौर की शुरुआत होगी, जिस पर से दूसरी दुनिया के लोग ही राज करेंगे और इस शहर पर मेरा राज होगा। वही तामा और एनन इसे देख के कहता है कि आखिरकार ये नमूना कहाँ से आ गया। उधर वो छपरी तामा और एनन को देख लेती है और कहते हैं कि ये लोग वही है लॉर्ड सुजुकी जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। बाहरी दुनिया से आया हुआ हर एक इंसान एक हीरो है और उनके साथ बदतमीजी करने की सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। ये बोल के सुजुकी एनन के सर में अपना हार रखता है और अपने स्किल की मदद से एनन को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। ये देख के तामा और छपरी को पकड़ के कहते हैं कि तुम लोगों ने एनन के साथ जो कुछ भी किया है जल्दी से उसे ठीक करो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी सुजुकी तामा को भी अपने वश में कर लेता है। वही भीड़ में से ईशा निकलते हुए सुजुकी से कहती है कि बस करो सुजुकी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा सिखाया था और तुम जो सोच रहे हो कभी भी नहीं होगा। यहाँ के लोग तुम्हारे आगे कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। ठीक है, कोई बात
नहीं तो फिर मैं तुम्हारे राज्य को तबाह करके यहाँ पर एक नया राज्य बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। ये बोल के सुजुकी अपने भेड़िए इस राज्य पे छोड़ देता है। उधर तामा सेंसो को देख के सेंसो के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन सेंसो के आर्मर की वजह से सेंसो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर तामा के लगातार हमला करने की वजह से सेंसो का आर्मर टूट जाता है और सेंसो का हेलमेट तामा के सर पे जाके लगता है, जिसके कारण तामा बेहोश हो जाता है। अब सेंसो तामा को ऐसे पड़े हुए छोड़ना ठीक नहीं लगता, तो सेंसो तामा को फांसी में रखे हुए एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर उठते हुए ईशा आती है और ईशा सेंसो को देख के कहती है कि तुम देख सकते हो दूसरी दुनिया के इंसान ऐसे ही होते हैं, उनको तोहफे के तौर पर जो स्किल मिलते हैं उनका इस्तेमाल वो लोग ऐसे ही करते हैं अपने मतलब के लिए। सुजुकी पहले ऐसा नहीं था जब वो इस दुनिया पे आया था। और सेंसो ऐसे लिखने लग जाता है जो कुछ भी ईशा ने कहा था, और ईशा पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में ये सब क्यों लिख रहे हो, तो सेंसो कहता है उस आदमी की बात सुन के मेरे अंदर का लेखक जाग उठा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी किस तरह किया है। जिस पर ईशा कहते हैं कि वो अभी चर्च की तरफ जा रहा है, तो सेंसो भी उस तरफ जाने लग जाता है। रुक जाओ सेंसो, तुम अकेले उसके सामना नहीं कर सकते हो, मैं अभी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों चर्च तक पहुंच जाते हैं और ईशा कहते हैं कि बिना प्लान के अगर अंदर जाएंगे तो ये बेवकूफ होगा, खिड़की की ओर से अगर हम अंदर जाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, अब मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन सेंसो दरवाजा खोल के ही अंदर चला जाता है। ईशा, अपने साथ मरने के लिए एक ही घोचू को ले आई हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बारे में नॉवल लिखना चाहूंगा, जो कि एक ऐसा इंसान जिससे जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है और वो इतने ज्यादा ताकत पा के अपने लक्ष्य से भटक के बार बार सिर्फ गलत काम करने लग जाता है। और रियली, तो फिर अब मैं एक और गलत काम करने जा रहा हूँ, तुम दोनों को मार के, ये बोल के सुजुकी अपने भेड़िए सेंसो की तरफ छोड़ देता है। लेकिन तभी ईशा सेंसो के सामने आके अपने लाइट मैजिक से उन सभी भेड़ियों का काम तमाम कर देता है और ये देख के वो टकला बौखलाने लग जाता है। तो सुजुकी अपने सबसे ताकतवर भेड़ियों को उनकी तरफ जाने का ऑर्डर देता है और ये भी कहता है मेरे इस भेड़िए से तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि मेरे इस भेड़िए के दांतों में इतना ज्यादा जहर है जिसे खाते ही तुम तुरंत मर जाओगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके भेड़िए के दांतों में जितना ज्यादा जहर है उससे कई गुना जहर तो सेंसो के शरीर के अंदर है। फिर वो भेड़िया जैसे सेंसो को काटता है, सेंसो का जहर उस भेड़िया का अंदर चला जाता है और वो भेड़िया वही पर टपक जाता है। वही वो टकला ये सब देख के सुजुकी को छोड़ के वहां से भाग जाता है, जिसके बाद ईशा सुजुकी से कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने सिलेंडर कर दो। तुम्हें आखिरकार इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने अपने हुक्म को आखिर के लिए बचा के रखा था, अब देखता हो कि तुम अपने ही दोस्त के साथ लड़के क्या उसे नुकसान पहुंचाते हो या नहीं। तभी सेंसो आगे जाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एनएन उतना ज्यादा कमजोर है जिससे कि वो तुम जैसे नीच आदमी की बात माने। नहीं, एनएन उतना ज्यादा कमजोर नहीं है। अब देखता हो कि एनएन तुम जैसे नीच आदमी की बात मानता है या हमारा साथ देता है। तभी एनएन को कुछ होने लगता है और वो अपने दूसरे हाथ से उस चाकू को रोकने की कोशिश करता है। ये सब देख के सुजुकी एनएन के ऊपर अपना स्पेल और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण एनएन सेंसो के ऊपर चाकू से हमला करने वाला था। तभी एनएन अपने पैर में ही चाकू घुसा देता है, जिसके कारण एनएन सुजुकी के स्पेल से बाहर आ जाती है। वही सुजुकी ये सब देख के निराश होकर चाकू से खुद को ही खत्म करने जाता है, लेकिन सेंसो उसे रोक के कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो, मैं तुम्हारे जीवन की कहानी सुनना चाहता हूँ, शुरू से आखिर तक की कहानी। उसके बाद हम सुजुकी की पहले की लाइफ देखते हैं, जहाँ पर सुजुकी को कुछ स्कूल के बच्चे परेशान कर रहे थे और उसे नौकरी की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन सुजुकी भी उनके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाता था, क्योंकि उसके क्लास में सबसे कमजोर वही था। और तो और कई बार सुजुकी इन सबसे परेशान होकर सुसाइड करना भी चाहा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने ऊपर से कूद सके। फिर एक दिन रात के समय सुजुकी घर जाते समय उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके बाद सुजुकी इस दुनिया में चला आता है। और सुजुकी को इस दुनिया पर आने के बाद उसे गिफ्ट के तौर पर एक ऐसी स्किल मिलती है जिससे कि वो किसी को भी काबू कर सकते हैं। और इसे सुजुकी ने बहुत से मॉन्स्टरों को अपना फालतू बनाया और बहुतों को इनसे ही खत्म कर दिया। लेकिन इस दुनिया पर आने के बाद भी यहाँ के लोग सुजुकी को अलग नजरे से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वही सुजुकी इन सबसे अनजान था, उसे लग रहा था कि यहाँ के लोग भी शायद वैसे है जैसे उसके दुनिया के लोग हैं, और उसके पास इतना पावरफुल स्किल था जिसकी वजह से सुजुकी के अंदर अहंकार आ गया और तब से सुजुकी गलत काम करने लगा। प्रेजेंट में सेंसे अपने नोटबुक में वो सब कुछ लिख लेता है जो कुछ भी सुजुकी ने कहा था, और सेंसे ये भी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नॉवल पूरा हुआ, मैं इसे नाम देता हूँ हीरो बना जीरो। ये लिखते ही सेंसे के नोटबुक के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसे भी पन्ने उड़ के सुजुकी के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी है, लेकिन इतने से ही हम इसे मास्टरपीस नहीं कह सकते हैं, बोलते सेंसे वहां से एक पन्ना उठा के उसे फाड़ देता है, जिसके बाद वहां पर दूसरी दुनिया के लोगों को बुलाने वाला चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए ईशा और एनन दोनों हैरान हो जाता है कि आखिरकार ऐसे समय में ये चक्र कैसे एक्टिवेट हो गया। फिर वहां पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, जिसके तुरंत बाद ही सुजुकी वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद एनन सेंसे का स्टेटस चेक करता है और इसे देख के एनन कहते हैं कि सेंसे के पास पहले कोई भी
गिफ्ट के तौर पर स्किल नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक स्किल है। वही ईशा सेंसे का स्टेटस देख के मन में कहते हैं कि ये स्किल तो बस दूसरी दुनिया के लोगों के ऊपर ही काम करेगा। तो अभी सेंसे को इस दुनिया पर डार्क लॉर्ड से निपटने के लिए नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों से निपटने के लिए भेजा गया है। तो अभी सुजुकी अपने दुनिया पे चला गया है। उधर उन सभी भेड़ियों को कंट्रोल करने वाला अब कोई भी नहीं था, जिसके कारण और सभी भेड़िए अब वापस अपने घर जाने लग जाते हैं। वही कई बार तामा उस डिब्बे से बाहर आके चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिरकार उसे इस डिब्बे में किसने बंद करके रखा था। थोड़ी देर बाद ईशा सेंसे को एक नया कॉफिन देती है और इसे पाके सेंसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे में खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। खैर फिर ईशा एनएन को एक कोने में ले जाके कहती है, एनएन पहले मैंने जो कुछ भी सेंसे के बारे में कहा था वो सारे शब्द मैं वापस लेता हूँ और अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो भी हो जाए लेकिन किसी भी हाल में तुम सेंसे का साथ नहीं छोड़ोगे, मुझसे वादा करो। जिसमें एनएन भी हामी भरती है। उसके बाद सेंसे और बाकी से भी वहां से जाने लगते हैं और ईशा दूर से ही उनको बाई करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ईशा पेपर स्टेट के एक चर्च में आती है और उससे पहले ही एक ईशा वहां पर आ गया था और इसका नाम बुल्ब होता है और इसे हम देख के कह सकते हैं कि ये एक नंबर का बेवरा है। फिर वहां पर एक आर्च पीछे जाता है और बुल्ब को कहता है कि तुम्हें इस चर्च में ऐसी चीज नहीं पीना चाहिए। उसके बाद वहां पर उन सभी का सीनियर आ जाता है और इसका नाम मिलर होता है। वो उन सभी को बैठने को कहता है। फिर वो वहां पर मीटिंग शुरू करने वाला था तभी वहां पर एक और पीछे जा जाता है और ये यहाँ पर देर से आने के लिए माफी मांगती है और इसका नाम आर्यन है। ये असल में ईस्टर्न टेम्पल से एनएन की जगह पर आई है, इसलिए इसे थोड़ा सा अनुभव की कमी है। खैर अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, दूसरी दुनिया से आए हुए 7 लोगों ने कुछ दिनों पहले डार्क लॉर्ड को हरा दिया है और उन्होंने डार्क लॉर्ड के पहले से पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने डार्क लॉर्ड को हरा के हमें डार्क लॉर्ड के आतंक से आजाद कर दिया। इसमें चिंता करने की क्या बात है। यहाँ तक बात होती तो मैं चुप हो जाता, लेकिन हाल ही में उन्होंने पोप को एक धमकी भरा लेटर भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है, इसलिए हम इस दुनिया को मिटा के एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें से शांति होगा और इसमें तुम सभी हमारी मदद करो या हमारे खिलाफ लड़ाई करो। हाँ, आजकल दूसरी दुनिया के लोगों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले ही मेरे स्टेज में एक दूसरी दुनिया के इंसान ने लगभग उसे तबाह कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज हुई जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं वहाँ पर एक दूसरी दुनिया के इंसान से मिली थी जिसने अपने स्किल की मदद से एक बाहरी दुनिया के इंसान को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। उसकी मदद से शायद हम बाहरी दुनिया के इंसानों को रोक सकते हैं। तभी वहाँ पर पोप आ जाता है जो कि इन सभी से ऊपर के दर्जे में है। वो ईशा से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच है तो ये आदमी शायद हमारा असली मसीहा है जिसकी तलाश हम इतने बरसे से कर रहे हैं। वही सेंसर और बाकी से भी आज की रात बिताने के लिए एक गाँव में आ गए थे। वहीं पर एक लड़का कहता है कि तुम्हें अगर आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सर्विस लेना पड़ेगा। अब वो लड़का कहता है कि ज्यादातर ट्रेवलर को हमेशा चोर डाकुओं का खतरा रहता है, इसलिए वो लोग हमेशा एक ताकतवर एडवेंचरर को अपने साथ चाहते हैं। इसी वजह से मैं कुछ ऐसे बाहरी दुनिया के इंसानों को जानता हूँ जो कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खतरे से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं बस कुछ ही पैसे लूंगा। ये सारी बात सुन के एनएन उस लड़के को 40,000 ईएन देने लगती और कहते कि हमें एक बहुत ही ताकतवर योद्धा चाहिए। एनएन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम एक एडवेंचरर के लिए 40,000 ईएन दे रहे हो। फिक्र मत करो तामा, हम सेंसर की सुरक्षा के लिए तो इतना कर ही सकते हो और हमें रोज रोज ये डब्बा घसीटना भी नहीं पड़ेगा। तो तामा भी मान जाती है। फिर वो बच्चा वो सारे पैसे लेके वहां से निकल जाता है। इसके बाद वहां पर रात हो जाता है, लेकिन एनएन अभी भी उस लड़के का ही इंतजार कर रही थी। तो उस होटल की मालकिन उन सभी को कह दे क्या तुम सभी यहाँ पर नील नाम के एक लड़के का इंतजार कर रहे हो। तो फिर उसने तुम सभी को भी अपने जाल में फंसा लिया। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही गलत काम करके पैसे कमाता है। वही एक ब्रिज के नीचे नील बैठा हुआ अपने तलवार को देख रहा था, तभी कुछ गुंडे आके नील को पकड़ के एक सुनसान घर के अंदर बंद कर देते और नील के चुराए हुए पैसों का बंटवारा करने लगते हैं। आखिरकार तुम तीनों कौन हो और मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है। शायद तुम तीनों को पता नहीं है कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान मेरे दोस्त है और उनको अगर पता चलेगा कि तुम तीनों ने मुझे इस तरह बांध के रखा है तो तुम तीनों की खैर नहीं। ओ रियली, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि हम तीनों भी दूसरी दुनिया से आए हैं। ये बोल के वो बीच वाला आदमी अपने हथियार से नील के ऊपर हमला करने वाला था, तभी अचानक से सेंसे वहां पर आके उस बीच वाले आदमी का हाथ घुमा देता है और वो तीर उस मोटे आदमी को जाके लग जाता है। तुम क्या यहाँ पर इस बच्चे को बचाने के लिए आए हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले हो और हम 3 हो और इस हथियार से मैं तुम्हें एक ही बार में ही मार दूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? ठीक है, तुम मुझे यहाँ पर मारो मेरे दिल पे। वही वो दूसरा आदमी अपने स्किल की मदद से किसी का भी लेवल और पावर देख सकता है और वो देखता है कि सेंसे की पावर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये देख के वो तीनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सुबह एनएन सेंसे से पूछते हैं कि कल रात तुम दिखाई नहीं दिए, तुम कल रात कहाँ पर थे? जिस पर सेंसे कहता है कि कल रात मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। ये सुन के एनएन को लगता है कि सेंसे शायद कल रात किसी लड़की के साथ मजा कर रहा था। तभी वहां पर नील आ जाता है जिसे देख के तामा चिल्लाने लग
जाती है और कहते हैं कि तुम एक नंबर के झूठे हो, जल्दी से हमारे पैसे हमें दो। जिस पर नील कहता है मैंने तुम लोगों से कोई भी झूठ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को एक हीरो से मिलाऊंगा और वो हीरो तुम्हारे सामने ही है। अब नील सेंसर की टीम में जुड़ चुका है तो तामा नील को और रस्सी थमा देता है वो बक्सा खींचने के लिए। फिर वो लोग कुछ दूर जाके उनको एक राज्य दिखाई देता है और इस राज्य के अंदर ही तामा का घर है। उसके बाद वो लोग जैसे उस राज्य के पास पहुंचते हैं और सैनिक उनको घेर लेते हैं और उनको कारागार के अंदर बंद कर देते हैं सिवाय तामा के। तुम्हें क्या लगता है कि तामा ने इस राज्य के राजा का कोई कीमती चीज चुरा के यहाँ से भागी है? इसी वजह से यहाँ के सैनिक तामा को देखते ही हमें जेल में डाल दिया और तामा को अपने साथ ले गए सजा देने के लिए शायद। वैसे नील मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों को सजा कैसे देते हैं? कि इस तरह तो नहीं? जो भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना है। ये बोलते ही नील अपने टोपी से एक चीज निकालता है और उससे वो ताला बड़े आसानी से खोल देता है। हालांकि वो सभी सैनिक ये सब कहते हैं उनको देख लेते हैं और उनको राजा के पास ले जाते हैं। राजा कहता है तुम लोगों ने मेरी बेटी मेटिल्डा को किडनैप किया है और इसकी सजा तो तुम लोगों को मिल के रहेगी। तभी अब राजकुमारी मेटिल्डा आ जाती है और हमें पता चलता है कि राजकुमारी मेटिल्डा और कोई नहीं बल्कि तामा है। तामा कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं अपने मार्शल आर्ट को बेहतर करने के लिए अलग अलग देशों में घूम रही थी और अब जबकि आपको सच पता चल गया है तो इन सभी को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम फिर से कभी भी ऐसे ऊट पटांग हरकतें नहीं करोगे और एक राजकुमारी की तरह रहोगे इस राज्य में। ये बात सुनकर तामा अपने डैड की शर्त मान लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों के साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये बोल के तामा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी रात के समय रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बातें कर रहे थे कि तामा का असली नाम मेटिल्डा है और मैंने जो इतने समय से उसके साथ गलत व्यवहार किया था, क्या वो उसके लिए मुझे माफ करेगी या मुझे सजा देगी? तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है। वो कहते हैं कि आप सभी राजकुमारी मेटिल्डा को जानती है। वो अपना नाम फोन बताती है और कहते हैं कि मैं पहले राजकुमारी मेटिल्डा के लिए काम करती थी। इंटरेस्टिंग। सुनो फोन, क्या तुम मुझे राजकुमारी की हिस्ट्री बता सकते हो? मुझे उसके पास्ट के बारे में जानना है। सुनो सेंसे, हमें जबकि पता चल गया है कि तामा एक राजकुमारी है तो उसके बारे में पूछताछ करने से कोई गलतफहमी भी हो सकती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और राजकुमारी है या कोई और, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा तामा ही रहेगा। ऐसे सुनने के बाद फोन तामा के पास्ट के बारे में बोलने के लिए मान जाती है। वही महल में तामा अपने कमरे से बाहर ठहर रही थी, तभी वो खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर एक बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था। तभी अचानक से उस बिल्डिंग का आधा भाग गायब हो जाता है। ये देख के राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर चेक करने आता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो सामने देखता है तो सामने एक बंदा कुर्सी में आराम से बैठा हुआ था और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है काइबर और मैं उन 7 इंसानों में से एक हूँ जिन्होंने डार्क लॉर्ड को हराया है और मैंने सुना है कि यहाँ के डेमी ह्यूमन महिला बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मैं उनका स्वाद लेने के लिए आया हूँ। ये बोलते ही काइबर अपने स्किल की मदद से वहाँ पर कुछ सैनिकों को खा जाता है। ये सभी सैनिक तो बहुत ही ज्यादा बेस्वाद थे। अब जल्दी से मुझे एक डेमी ह्यूमन लड़की ला के दो, मैं उसका नरम और मुलायम मांस खाना चाहता हूँ, वरना मैं इस पूरे राज्य को खा जाऊंगा। ये देख के किंग सबसे पहले काइबारा के ऊपर अपने वाइल्ड कैट पंच से हमला करता है, लेकिन इससे काइबारा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो काइबारा कहता है तुम्हें अगर ये देख के निराशा हुई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने सुबह ही नाश्ते में बहुत सारे गोलम खा लिए थे। अब मैं जब चाहूँ तब अपने शरीर को पत्थर में बदल सकता हूँ। ये देख के किंग अपने अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर आके मेरे बहुत से साथियों को मार डाला है, इसकी सजा तो सिर्फ मौत है। ये बोल के किंग काइबारा की तरफ बढ़ने लगते हैं और काइबारा भी अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले थे, तभी यहाँ पर तामा आ जाती है। तामा को देख के किंग कहता है कि तुम ऐसे चले जाओ, तुम लियोन की जितने ताकतवर नहीं हो। उधर फोन कहते हैं कि तामा का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम लियोन था और वो आगे चल के इस राज्य का राजा बनने वाला था और सभी को उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें भी थी। लेकिन 10 साल पहले एक तूफानी रात में लियोन और उसकी माँ लोपामा गुजर गई और किंग इससे काफी समय तक दुखी और चिंता में रहने लगे। ये देख के तामा अपने पिता के दुख को कम करने के लिए लियोन की जगह लेने का फैसला किया, लेकिन किंग को एक बार मंजूर नहीं थी, क्योंकि किंग को लगता था कि इस राज्य के राजकुमारी को ऐसे लड़कों वाले काम नहीं करना चाहिए और तभी से किंग और तामा के बीच दरार पड़ने लगी। किंग कहता तुम्हारा मार्शल आर्ट यूजलेस है, ऐसे चले जाओ, लेकिन तामा अपने डैड की बात नहीं सुनता और काइबारा की तरफ चला जाता है हमला करने के लिए और काइबारा अपने स्किल की वजह से तामा को खाने ही वाला था। तभी किंग वहाँ पर आके तामा को बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से किंग अपना एक हाथ गवा बैठा है। ये देख के तामा बेकाबू होकर काइबारा की तरफ हमला करने जाता है, लेकिन तभी ब्रियार्ड तामा को बेहोश करके एनन की तरफ ले जाता है। ब्रियार्ड कहता है कि एक बाहरी दुनिया के इंसान ने अचानक से महल पर हमला कर दिया और किंग ने किसी तरह राजकुमारी को बचा लिया और मैं राजकुमारी को यहाँ पर ले आया, लेकिन किंग अभी उसी बाहरी दुनिया के इंसान के कब्जे में है। तभी अबर काइबारा आके जनता से कहने लगता है कि तुम्हारा राजा मेरे कब्जे में है और अब मैं इस राज्य का नया राजा हूँ और तुम लोगों का नया राजा होने की खुशी में मुझे हर एक दिन एक फीमेल डिनर के तौर पर या नाश्ते के तौर पर चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है तुम्हारी।
हमारे नए राजा की। लेकिन वहाँ पर एक आदमी काइबारा के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, तो काइबारा सभी के सामने उस आदमी को खा जाता है और ये देख के वहाँ पर भगदड़ मच जाते हैं। लेकिन काइबारा कहता है कि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि काइबारा ने हर एक बाहर जाने के रास्ते में मॉन्स्टर तैनात किए हैं। उधर तामा अपने आंखें खोलता है तो वो खुद को बिस्तर में पड़ा हुआ पाता है, तो तामा बिस्तर से उठ के काइबारा के पास जाने लगता है उसके साथ लड़ने के लिए। तो ब्रियड और फोन तामा को रोकने लगता है, लेकिन तामा उन दोनों की बात नहीं सुन रहा था। तो एन तामा को कहता है, रुक जाओ तामा, तुम शायद भूल रहे हो कि 10 साल पहले एक हादसे में तुम्हारे मॉम और तुम्हारे भाई गुजर गए थे, और अब यहाँ की जनता की एक लौती उम्र तुम खुद ही हो, और अगर यहाँ की जनता अब तुम्हें भी खो देंगे तो इस राज्य का क्या होगा, इसलिए ये सब कुछ तुम अब हमें संभालने दो। ये बोल के एनन और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और काइबारा ने वहाँ पर 2 खतरनाक मॉन्स्टर को तैनात किया हुआ था, और सैन से उन दोनों मॉन्स्टर को कहता है, सुनो तुम दोनों, हम इस राज्य के नए राजा का भाषा सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए है, इसलिए हम इस राज्य के नए राजा का भोजन बनने के लिए आए हैं। क्या तुम ये खबर इस राज्य के नए राजा तक पहुंचा दोगे? ये बात सुन के वो दोनों मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस आदमी का कोई स्क्रू तो ढीला तो नहीं है। खैर उधर ब्रिया तामा को खाना देने आता है, तो ब्रिया देखता है कि तामा तो अपने कमरे में है ही नहीं। इधर वो दोनों मॉन्स्टर काइबारा को सेंसे के बारे में बोलने के लिए आए थे, तभी तामा वहाँ पर आके उन दोनों मॉन्स्टरों को ठिकाने लगा देता है। बेवकूफ लड़की, तुम आखिरकार मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? फिर क्या जिसके बाद क्या होगा? क्या काइबारा तामा को कच्चा चबा जाएगा, या तामा काइबारा को हरा के इस राज्य को काइबारा के हाथ से आजाद कर लेगा? ये जानने के लिए कीजिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना कि आप सभी को कैसा लगा ये एनीमे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी पार्ट में या एनीमे में।